नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्रिएटिव में। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं पूरे 150 प्रश्नों का सीरीज, जिसमें 75 मार्क्स के आपके डीएलएड है और 75 मार्क्स सामान्य अध्ययन के हैं। 75 मार्क्स का जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन में आपको सभी विषयों से प्रश्न दिया गया है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो और बिहार स्पेशल करंट के साथ साथ आपको जो है दिए गए हैं क्या, तो आपको मैथ और रीजनिंग भी दिए गए हैं। ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग भी, यानी सभी विषयों का पूरी तरीके से संग्रह इसमें लेकर के आए हैं। ये आपका सुपर टेस्ट सीरीज है। आपको पता ही है कि हेड टीचर का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, यानी आप देखेंगे किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो 75 मार्क्स जो आपका है, शुरुआती 75 VBI प्रश्न जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बाद के 75 डीएलएड वाले होंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 75 तो समझ लीजिए बेहतर है ही। बिल्कुल देखिए, एक एक करके देखिए, बगैर स्किप किए हुए देखिए। अब देखिए, थोड़ा सा एक बात और जान लीजिए, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं उसमें 25 से 50 प्रश्न रहे, कहीं कहीं 75 प्रश्न का हमने दिया है। ठीक है, तो 25 से 50 प्रश्नों में हमारा कम से कम 35 से 40 मिनट के बीच लग जाता था, यानी एक प्रश्न पर हम 1.5 मिनट दिया करते थे, लगभग एक प्रश्न पर 1.5 मिनट, और उसको पूरी तरीके से एक एक ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते थे। लेकिन आज के वीडियो में चूंकि 150 प्रश्नों का संग्रह है, हम चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को टच करते हुए फटाफट निकलते चले जाए, सिर्फ और सिर्फ वही ऑप्शन जो आपका आंसर है। ठीक है, तो फटाफट हम तेजी में थोड़ा सा बढ़ेंगे। वीडियो को आप लोग बिल्कुल से थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथियों के साथ थोड़ा सा शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है हमारा, क्या कहता है देखिए जरा सा। पहला प्रश्न है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है। देखिए, आधुनिक भारत की अगर बात करें, प्रथम राष्ट्रवादी कवि तो डेरोजियो को माना जाता है। किसको? डेरोजियो को, याद रखेंगे। दूसरा देखिए, किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश जैसे स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा दिया, किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपको बिल्कुल याद रखेंगे, आर्य समाज के द्वारा ये 4 सूत्रीय संदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? किसके द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी गई है? किनको? तो स्वामी विवेकानंद को। तो आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला देखिएगा, आर्य समाज, ठीक है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन बिल्कुल सही जा रहे थे, आर्य समाज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आर्य समाज। आगे देखिए, 19वीं सदी की महानतम जो पारसी समाज सुधारक, या देखिए पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बिल्कुल याद रखिएगा कौन थे, तो बहराम जी एम मालाबारी, ये पारसी थे और समाज सुधारक थे। आगे देखिए, हिंदू कॉलेज की स्थापना, हिंदू कॉलेज दिया हुआ, देखिए ध्यान से देखिएगा। यह कहता है देखिए, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? सबसे पहले यहाँ हिंदू कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज है, मेयो कॉलेज है और ये है, तो आपको किसके साथ जाना होगा? बिल्कुल हिंदू कॉलेज के साथ जाना होगा। इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, और कब हुई थी? तो 1817 में हुई थी। बाकी सबकी अगर बात करें तो ये सारे के सारे इससे बाद में हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिल्कुल रांची, याद रखेंगे रांची। कौन सा था? बिरसा मुंडा का रांची। अखिल भारतीय किसान सभा के सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किए गए थे? देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम आयोजन जो है लखनऊ में किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद बने थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखिए भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है, मतलब किनका? ठीक है, किनका जो है ट्रेड यूनियन से संबंध रहा है? आंसर लिखेंगे बिल्कुल कौन से थे? बीबी गिरी जो थे, ठीक है, बीबी गिरी, उनका जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से उनको मतलब संबंध रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बिल्कुल ये तो भूलने वाली बात है ही नहीं, बारदोली सत्याग्रह के दौरान दिया गया था, और बारदोली सत्याग्रह में यानी बारदोली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा दिया गया था इनको ये जो है सो सरदार की उपाधि। आगे बढ़ेंगे, देखिए वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जो 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन था? तो बिल्कुल याद रखेंगे, आपके पास दिया हुआ आउटरम, चार्ल्स नेपियर, कैंपबेल और हैवलॉक। तो किसके साथ जाएंगे आप? बिल्कुल आपको जाना होगा सी, कैंपबेल के साथ। कैंपबेल जो है 1857 की क्रांति को दबाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। निम्नलिखित में से कौन सा वह स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। अब कहता है 1857 का विद्रोह यानी कहाँ पर नहीं हुआ, ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है,
आप देखेंगे, गौर करेंगे तो मद्रास में नहीं हुआ था, बाकी सब जगह हुआ। अवध में भी, पूर्वी पंजाब में भी, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है, कई जगहों पर बिहार में भी हुआ था। इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। पटना से हुआ था और साथ ही साथ जगदीशपुर से हुआ था। अब बताइएगा जगदीशपुर से नेतृत्व किसके द्वारा, यानी जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था, किसका? तो आपको 1857 की क्रांति का। ये हमें कमेंट में जरूर बताइए आप लोग। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेला मर्द है। भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेला क्या है? मर्द है। किसकी वीरता को देख करके यह कहा गया था? तो बिल्कुल याद रखेंगे, लक्ष्मीबाई के वीरता को देख करके ऐसा कहा गया था कि भारतीय जो क्रांतिकारी हैं उनमें ये अकेला मर्द के रूप में कार्य कर रही है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन हमारा है कि कहता है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कौन सा चिन्ह निश्चित किया गया था? देखिए, कमल एवं चपाती, दो चीजें ध्यान रखिएगा। कमल एवं चपाती को जो है निश्चित किया गया था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी 1947 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 1947 की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर काफी एक्टिव थे और उन्होंने जो है सो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 1938 की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? बिल्कुल याद रखिएगा, हरिपुरा में हुआ था। कहां पर हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, हरिपुरा याद रखिएगा। आगे देखिए, 1927 की बात कर रहे हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य था जो भारत सरकार तथा देसी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना था। क्या था? देसी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। 19 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भी कोई बात है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था और उसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन हो जाएगा। करो या मरो, डू और डाई। डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? बिल्कुल महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था डू और डाई का। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धाबे को आयोजित किया था? किसके द्वारा जो है चिटगांव शास्त्रागार धाबे को आयोजित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। बी आंसर हो जाएगा आपका, सूर्यसेन। आगे देखिए, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जो हंटर आयोग है उसकी नियुक्ति क्यों की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। जालियांवाला बाग आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और उसी के बाद जो है सो निहत्थे लोगों पर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी। अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अब देखिए, यहाँ से ज्योग्राफी शुरू हो गया आपका। अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? यह बात करेंगे तो मालवा का पठार स्थित है। किसका पठार स्थित है? मालवा का पठार। सिलवासा की राजधानी, सिलवासा जो है, सिलवासा राजधानी है। किसका राजधानी है सिलवासा? क्या दमन एवं दीव का है? दादर नगर हवेली का है? किसका है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, दादर और नगर हवेली का सिलवासा है राजधानी। अभी कौडेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? अगर बात करेंगे कौडेमम पहाड़ी की तो ये आपका केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए, गिरनार पर्वत की बात कर रहे हैं। गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। गिरनार पर्वत कहाँ है? गुजरात में। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अगर बात कर लेंगे गारो, खासी, तो ये आपको बिल्कुल मेघालय याद रखेंगे। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? यहाँ बात हो रही है दक्षिण भारत की, ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत की बात हो रही है। तो दक्षिण भारत की जो है आपका अनाईमुडी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? देखिए, विंध्य की बात हो रही है और सतपुरा श्रृंखला के बीच की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन सा नदी हो जाएगा आपका बताएंगे जरा सा, कौन सा नदी हो जाएगा? बिल्कुल याद रखिएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा। कौन सा? नर्मदा नदी जो है आपका विंध्य और सतपुरा के बीच से निकलती है। आगे देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है?
तो बिल्कुल याद रखेंगे माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। कौन सी? माही नदी अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए, सबसे बड़ी नदी की बात यहाँ पर हो रही है, सबसे लंबी नदी की बात नहीं हो रही है। अगर सबसे लंबी नदी की बात होती तो गंगा हो जाता, लेकिन यहाँ पर बात हो रहा प्रायद्वीपीय भारत की, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत की बात जब होगी तो डी आंसर हो जाएगा, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी में गोदावरी का नाम सामने आता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, आगे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए 32 नंबर, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, यहां से भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सबसे प्रमुख फसल की बात करेंगे तो गेहूं है यहाँ की प्रमुख फसलें। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए भारत में मुख्य कृषि पदार्थ में जो आयात मद क्या है? कौन चीज का आयात किया जाता है सबसे ज्यादा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, निर्यात की बात नहीं हो रही, आयात मद क्या है? तो आयात मद की अगर बात करेंगे तो खाने योग्य जो तेल है ये आपको आयात किए जा रहे हैं। ठीक है, खाने योग्य तेल। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? अब पंचायती राज संस्था की बात हो रही है, उसमें 73वां संविधान संशोधन आपको याद आ जाता होगा, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, 73वां 74वां आपका नगर पालिका से संबंधित है। तो ये कहता है पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। कौन सी समिति है? क्या पीवी नरसिम्हा राव है या क्या है? इसमें से आपको 34 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। आपका बाकी सारे के सारे जो LM सिंधवी है, सिंधवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये सारे के सारे पंचायती राज संस्था से संबंधित है, लेकिन ए जो है आपका पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ग्राम पंचायत की अगर बात करेंगे, आय का साधन की अगर बात करेंगे तो इसमें कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, कृषि आय पर कर। ग्राम पंचायतों की आय का साधन ये नहीं है, कृषि आय पर जो है कर ग्राम पंचायत नहीं लेता है। संपत्ति, जानवर एवं वाहन कर, ऐच्छिक दान या उपहार कर, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, तो ये सारे के सारे जो है सो ये मतलब ग्राम पंचायत पर लागू होता है, लेकिन ये कृषि आय कर जो है लागू नहीं होता। अगला देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कि उल्लेखनीय है। क्यों उल्लेखनीय है? देखिए, तो कहता है नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की पर वरीयता प्रदान करता है। क्या बात बताइए, सही है क्या? बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल यही सही है, नहीं सही नहीं है, बिल्कुल यही सही है। ठीक है, यानी कहता है देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है तत्व को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। 1976 में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था 1976 में, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर कहता है कि मौलिक अधिकार पर वरीयता प्रदान किया गया था, नीति निर्देशक तत्व को जो है मौलिक अधिकार से अधिक पावरफुल माना गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए 37 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अभी जस्ट आपको बताया गया है मौलिक कर्तव्य कैमे संविधान संशोधन में, तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, एकदम ध्यान रखना है। देखिए दल बदल कानून की बात जब ये होती है तो द से दल, द से बदल। ठीक है, दल बदल कानून जो है ये आपको जो आपका अनुसूची है वो 10वें अनुसूची में आता है, और किस संविधान संशोधन के तहत आया था ये बातें यहाँ पूछी जा रही है। तो बिल्कुल याद रखेंगे 52वें संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया था। कितने? 52वें संविधान संशोधन के तहत, और 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून से संबंधित बातें। आगे देखिएगा, कहता है निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने में निषिद्ध करता है? जो मतलब कहता है जो संसद में पक्ष परिवर्तन करने में कौन है जो निषिद्ध करता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? क्या 42वां है, 44वां है, 52वां है या 53वां है? कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? तो बिल्कुल याद रखेंगे 52वां जो है, अभी जस्ट आपने देखा जो 52वां संविधान संशोधन है ये आपका क्या करता है? पक्ष परिवर्तन करने में बिल्कुल उसको रुकावट देता है। ठीक है, निषिद्ध करता है। आगे देखेंगे, देखिए संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अभी जस्ट आपको बताया गया दल बदल कानून के आधार पर जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे 10वीं अनुसूची में यही दिया गया है। मतलब देखिए संघ, राज्य और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? देखिए किस अनुसूची में किया गया है ये पूछी जा रही है। ठीक है, कौन से अनुसूची हो जाएंगे बताएंगे जरा? तो ये आपका 7वीं अनुसूची हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में है संघ सूची की बात, राज्य सूची की बात और समवर्ती सूची का बात। संघ सूची का मतलब आप जानते ही हैं कि सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर सिर्फ राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर कौन बनाता है कानून? तो समवर्ती सूची पर कानून बनाते हैं दोनों मिलकर के। आगे बढ़ेंगे, 42वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 42वां है भारतीय संविधान में तीनों सूचियों
सूचियों से संबंधित व्यवस्था कहाँ से ली गई है, यानी जो सूची की व्यवस्थाएं संबंधित है ये कहाँ से ली गई है, तो बिल्कुल भारत शासन अधिनियम 1935 देखेंगे वहीं से ली गई है। अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। सरकारिया आयोग जो है इसके सिफारिश का संबंध कौन सा है, सरकारिया आयोग जो है आपका केंद्र और राज्य के बीच जो है संबंध को अच्छे संबंध बनाने के लिए सिफारिश करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 देखते हैं। मानव शरीर की साइंस आ गए यहाँ से देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, अब ये भी कोई पूछने की बात है, स्टेपीज हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, ये आगे आ गया देखिए। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी सबसे लंबी हो गई। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो मानव के पैर की हड्डी नहीं है, तो यहाँ आप देखेंगे गौर से तो आप देखेंगे पैर में फीमर पैर का ही है, ठीक है, फीमर क्या है, पैर का ही है। उसके बाद देखिए टिबिया पैर से है, फिबुला पैर से है, तो ह्यूमरस नहीं है। कौन सा, ह्यूमरस आपका आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, अभी लीजिए तुरंत आपको पता चल गया कि ह्यूमरस भी कहाँ पाया जाता है। तो ये आपको पाया कहाँ जाता है, तो ये आपको पाया जाता है ऊपरी भुजा में। कहाँ पाया जाता है, ऊपरी भुजा में पाया जाता है, क्लियर है, ऊपरी भुजा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है। पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक जो है वो फफूंदी है। कौन सा है, फफूंद है। पौधों अगला देखिए, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। रोग प्रतिरोधी कैसे बनाया जाता है पौधों को, तो पौधों को यदि रोग प्रतिरोधी बनाया जाए तो उसके लिए आपको जाना होगा जंगली किस्म से प्रजनन करा करके। अगर जंगली किस्म जो होते हैं उससे प्रजनन कराया जाएगा तो पौधा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, रोग निरोधी हो जाएगा, रोग के प्रतिरोधी हो जाएंगे। देखिए पारिस्थितिकी विज्ञान की बात कर रहे हैं, विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। डार्विन के द्वारा दिया गया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 53 क्या कहता है, 53 नंबर क्वेश्चन आपका है, योग्यतम की उत्तरजीविका का प्रतिपादन किया था, यानी किसके द्वारा किया गया था। देखिए ये जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी ब्रिज के द्वारा योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया गया था। अब आइए 54 नंबर से देखिए, रीजनिंग लग रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। आपका दिया हो कि नियम आदेश और हुक्म देना, जिस प्रकार से नियम आदेश संबंधित है हुक्म देना से, उसी प्रकार ऊँघना सोना जो है यह किससे संबंधित होगा, तो बिल्कुल ये खर्राटे लेना से संबंधित होगा, ठीक है। उघना सोना जो है, उंघाना सोना होता है ना, उघना सोना का मतलब उघाना और सूंघना होगा, तो ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देखिए ये आपका यदि 25 2 है, 25 मतलब कितना, 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग 25 हो गया, और 25 में से 2 गया तो 25 यानी 5 का वर्ग है, तो 5 में से 2 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया ना, 3 आ गया। अब आइए ये 36 किसका वर्ग है, तो 6 का वर्ग है, तो 6 में से 2 गया कितना हो गया, 4 हो गया, 4 दिया हुआ। फिर आगे देखिए 49 7 का वर्ग है, तो 7 - 2 गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब 64 देखिए किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, तो 8 - 2 करिएगा तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। अलग को चुनना है, देखिए अलग कौन सा है, कहता है BDEG है आपका, KMNP है, PRSU है, TWXZ है। यहाँ आप देखेंगे तो B है और C छोड़ करके D है, एक छोड़ करके D होगा, फिर DE लगातार है और एक छोड़ करके F छोड़ करके G हुआ। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर एक गैप कर दिया, एक गैप कर दिया बीच से, और यहाँ उसके बाद यहाँ पर एक गैप कर दिया, बाकी लगातार है, ठीक है। आप इसी तरह से देखेंगे, अगर आप चौथे ऑप्शन के पास आएंगे तो गौर करेंगे, देखिएगा आपका जो चौथा ऑप्शन है उसमें क्या कहता है, तो T है, टी के बाद देखिए, टी के बाद यू और भी 2 को गायब कर दिया, यू भी 2 को गायब कर दिया, यहीं पर गलती कर दिया है। बाकी सब में देखिए पी के बाद क्यू छोड़ के आ रहा है, यहाँ देखिए के के बाद एल छोड़ के एम है, बाकी में एक छोड़ करके है, इसमें 2 छोड़ दिया, यानी चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 कहता है, देखिए कि कहता है, क्या कहता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए 13 है, 13 19 है, 21 है, तो क्या होना चाहिए। यानी 13 का संबंध जो 19 से है वही संबंध कहता है 21 से, अगला क्या होगा। आप देखेंगे 13 है, वर्ग करेंगे तो 169 होगा। आपको देखिए 6 हटा दिया है, 1 9 को ले लिया है। अब देखिए 21 है, 21 के वर्ग कीजिएगा तो 21 के वर्ग कितना होगा, 441 होगा, और बीच वाले 4 गायब कर दीजिए, 4 और 1 41 हो जाएगा। आपका आंसर तीसरा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 58 नंबर आपका क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि यदि ऑरेंज बराबर 60 लिखा जाता है तो ग्रेप्स बराबर कितना। आपको पता होना चाहिए ऑरेंज कैसे 60 लिखा है, इसको समझ लीजिए। ओ मतलब 15 हो गया, ठीक है, उसके बाद आर मतलब 18 हो गया, ठीक है, उसके बाद ए मतलब 1 हो गया,
एन मतलब 14 हो गया आपका, जी मतलब कितना हो गया 7 हो गया, और ई मतलब कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको जोड़ करके देखिए तो 60 आता है क्या, आ जाना चाहिए। 15 18 33 34 4 38 38 10 कितना 48 7 कितना 55 और 5 60 हो गया, बिल्कुल 60 हो गया। आप ग्रेप्स को भी जोड़ लीजिए। जी कितना होता है सर, जी 7 नंबर पर आता है। आर कितने पर आता है सर, 18 नंबर पर आता है। ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। और फिर पी कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है। ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। और एस कितने नंबर पर आता है, एस 19 नंबर पर आता है। आप जोड़ करके देखिए 18 7 25 हो गया, 1 26 हो गया, 26 6 32 10 42 हो गया, 42 5 47 हो गया, 47 और 9 56 और 10 66 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 66। जो भी हो आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो संभवतः ये 4 है और ये हमें लगता है 5 होना चाहिए था। ठीक है, ये 5 ऑप्शंस आ गए हैं तो ये आपको 66 वाला ऑप्शन 4 यानी डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है सर। आइए 59 नंबर देखते हैं। गणित के कुछ प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। कहता है 2 संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है, उनका लॉसो 48 दिया गया है, तो उनका योग क्या होगा। सीधा सीधा बात है, देखिए लॉसो यदि दिया रहे ना, अनुपात में 3:4 दिया गया है, तो 3x हो गया एगो और 4x हो गया एगो। अब इन दोनों गुना कर लीजिए, 4 दिया कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, बराबर हो गया आपका 48। 12x बराबर 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 चौक 48 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 आ गया। जैसे ही x की वैल्यू 4 आया आप यहाँ पर रख दीजिए, ये 3 है तो 3 चौक 12 हो गया, और ये 4 है तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 3x था ना, 3x मीन्स कितना 3 गुने x की वैल्यू 4 था, 3 चौक 12 और कितना हो गया 4x है ही, 4x है तो 4 गुने 4 तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16। तो 16 और 12 जोड़ दिए, इन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 28 हो जाएगा। आपका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है सर। आइए बढ़ते आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 60 नंबर क्या कहता है, थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेते हैं, क्या कलर चेंज करके लाल कर देते हैं। चलिए ठीक है, बढ़िया से दिखेगा। 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनका लॉसो 180 दिया गया है, तो छोटी संख्या क्या होगा। ठीक उसी प्रकार क्या देखिए 4:5 में है, एक को 4x लीजिए, एक को 5x लीजिए, और इन दोनों का लॉसो है तो 4 5 पहले क्या कर देंगे 20x बराबर हो गया 180। 20x 180 हुआ तो 20 नमा 180 9 हो गया। x बराबर कितना आ गया 9 आपका आ गया। जब x बराबर 9 आया तो एक 4 है, 4 नमा 36 हो जाएगा, और एक 5 है, 5 9 45 हो जाएगा। नहीं, ये 9 रख देंगे यहाँ, 9 चौक 36 9 5 45 9 चौक 36 9 5 45। छोटी कहता है 36 हो जाएगा, बड़ा कहता है 45 हो जाता, 45 नहीं है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। अगला देखिए कहता है 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है 2 संख्याओं का मौसो और लॉसो 44 और कितना है 264 है। यदि संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। तो 2 से भाग देगा 44 होगा, और 2 से भाग नहीं देगा तो मतलब 44 दूनी 88 रहा होगा, है कि नहीं। तो क्लियर है कि एक संख्या पहली संख्या आपको 88 आ गया। आपको लॉसो दिया हुआ है, लॉसो यानी एलसीएम दिया हुआ कितना 264, और एचसीएफ दिया हुआ कितना एचसीएफ दिया हुआ है आपको कितना 44। और उसके बाद कहता है ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या बराबर हुआ 8। तो सूत्र ही होता है लॉसो गुने मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या इज इक्वल टू कितना होता है एलसीएम गुने होता है एचसीएफ। ठीक है, ये फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला। तो फर्स्ट संख्या आपका कितना दिया हो 88, 88 गुने सेकंड संख्या क्या हुआ दूसरा हो गया, एलसीएम कितना हो जाएगा सर यहाँ पर 264, और उसके बाद एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा आपका 44 एचसीएफ है। 44 दुनिया 88 हो गया, 2 कट गया, 2 से 164 काट दीजिएगा 132 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या जो आपकी हो जाएगी वो 132 हो जाएगी। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए। क्लियर है, 100 संतरा 350 रुपये में खरीदा गया, तो एक संतरे का मूल्य कितना हो गया बताइए जरा। एक संतरा का मतलब 3.5 रुपया, 3 रुपया 50 पैसा हुआ होगा, बिल्कुल सही है। 100 से गुना कर दीजिएगा 350 रुपया हो जाएगा। 48 जो है रुपया 48 रुपये प्रति दर्जन बेच दिया गया। 48 रुपया दर्जन मतलब एक दर्जन में 12 गो। अब 12 गो में भाग दीजिएगा तो एगो के दाम पड़ा 4 गो। बेचा जो एक संतरे को कितना में बेचा है 4 रुपया में बेचा है, 4 रुपया में। अब लाभ कितना हुआ देखिए, लाभ हुआ 50 पैसा। तो लाभ कितना हुआ, लाभ प्रॉफिट देखिए, लाभ हुआ एक संतरे पर 50 पैसा हुआ, 50 रुपया हुआ। नहीं, रुपया में बदलेंगे, दशमलव यहाँ दे दिया है तो रुपया लिख सकते हैं इसको। तो आपको कहता है क्या ज्ञात क्या करना है, सो बताइए। ज्ञात करना है आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। लाभ तो हुआ ये तो क्लियर है। अब लाभ कितना हुआ तो 0.5 50 पैसा बटे 3 रुपया 50 पैसा मतलब 3.5 ले लीजिए, आगुने कर दीजिए 100। ठीक है, इसी को उड़ा दीजिए, दशमलव खत्म, 5 7 35 हो गया 100/7। 100/7 का मतलब हो गया आप लिख सकते हैं 14.4 7 98 2/7 इतना प्रतिशत, या 100/7 हो गया। ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन बन रहा हो इसमें आप उसको दे देंगे। ठीक है, कौन सा है, यही ऑप्शन है। ये उसको ऐसे ही लिखा गया है, लेकिन यहाँ चूंकि एडिट उडिट करने के वक्त में हो जाता है थोड़ा सा समस्याएं, तो ये 14.2/7 वाला ऑप्शन हमें लगता है पहला ही आपका सही होगा। ठीक है, 100/7 वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। 63 नंबर क्या कहता है, 63 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, और वह
वह क्या करता है, अपने माल को अंकित मूल्य से 15% कम पर बेच देता है, उसका लाभ हुआ या हानि। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, हम जो बताते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जब 25% अधिक का बात हो ना, तो क्रय मूल्य आप ले लीजिए 80 रुपया। क्रय मूल्य जैसे ही 80 लीजिएगा तो लाभ 25% अधिक अंकित करेगा, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, इसका 25% का मतलब कितना हो गया, 80 का 25% मतलब कितना होगा, 20 हो गया। 20 हुआ कि नहीं, 80 का 25% निकाल के देखिए, 80 गुने 25 बट्टे 100, 25 चौके 104, 400 हो गया, 20 चौके 120 हो जाएगा। तो 20 इसमें जोड़िएगा तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20% बढ़ा के, ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या दीजिएगा, देखिए हमने क्या बताया आपको, क्रय मूल्य से 25% अंकित करता है, तो खरीदा वो कितना में, क्रय मूल्य हमने बताया आपको 80 ले लीजिए यहाँ पर, और अंकित कितना किया, वो अंकित किया 100। 100 इसलिए किया कि देखिए इसलिए किया कि 25% अधिक अंकित किया है, 100 हो गया अंकित। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, वह अपने माल को अंकित मूल्य से 15% कम पर बेचता है। 100 पर 15% कम करेगा मतलब 15 रुपया कम करेगा, तो बेचा कितना में, वो बेचता है कितना में, तो बेचता है वो आपको 85 रुपया में। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, आप 80 में खरीदा, 85 में बेचा, तो लाभ हुआ 5 रुपया। 5 बट्टे 80 गुने 100 कर दीजिएगा, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने 100 होता है। लाभ 5 से भाग दे देंगे कितना, 16 85, 16 हो गया, 4 चौके 16, 4 हो गया 25, 25 बट्टे 4, यानी आपको लिखेंगे 6.75, कितना आ जाएगा, सॉरी 6.25, 6.25 हो जाएगा। 25 बट्टे 4 मतलब 6 24 और 25 चौके 100, 6.25। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 63 का डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है सर, तो ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब देखिए कहेगा एक्स मान करके सर बता दीजिए, तो एक्स मान करके भी आप बनाइएगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यदि 100 मान करके बनाइएगा क्रय मूल्य 100, तो ये भी थोड़ा सा आपको दशमलव में चला जाएगा, क्योंकि 100 मानिएगा फिर 125 रुपये अंकित करेगा, 125 का फिर 15% जैसे ही आप माइनस करिएगा तो थोड़ा सा वो आपको क्या होगा, दशमलव में चला जाएगा। और 80 मानते हैं 25% अधिक में, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, आराम से। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए साक्षी ने अंकित मूल्य पर 24% छूट सहित एक घड़ी को कितना में खरीदता है, 779 अदा की, तो वह घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। देखिए 24% छूट दी है, मतलब 100 में 24 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका, 76 आएगा। 76% पर ये खरीदा है, और 76% का वैल्यू सर कितना है, वह है 779 रुपया। आप इसको काट लीजिए, हमें लगता है इसको जब काटिएगा तो 1025 रुपया के आसपास आ जाएगा। 76% इतना है तो 1% कितना, 779 बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा। इसलिए 100% मतलब गुने 100 कर दीजिएगा। जब 100% आएगा तो 76 से इसको भाग लगेगा 10 आपको 25 के आसपास आएगा, और 100 से भाग लगाइएगा तो 1025 रुपया हो जाएगा, आपका ये मूल्य हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 65 से देखते हैं। 65 नंबर कहता है निम्नलिखित में से, यहाँ से आप देखिए क्या आ गया, ये आ गया आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर पढ़े भारत अभियान भी शिक्षा मंत्रालय से, भाषा सर्टिफिकेट भी शिक्षा मंत्रालय से, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, अगला क्वेश्चन है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 2021 के अनुसार बिहार की स्थिति क्या है। बिहार में वो बताया गया है कि 51.91% लोग गरीब हैं। ये बताया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा बताया गया है कि बिहार में 51%, अभी भी 50 से ज़्यादा हैं, देख लीजिए बहुत ज़्यादा गरीब है। सतत विकास सूचकांक SDG की अगर बात करें, इसमें नीति आयोग ने जो जारी किया है बिहार का रैंक, तो उसमें कौन सा स्थान दिया है, ये अंतिम स्थान दिया है। और अंक कितने दिए हैं, तो 52 अंक के साथ अंतिम स्थान दिए। इससे अच्छा झारखंड का है 54 दिया गया है, और केरल का सबसे प्रथम है, 1 नंबर पर कौन सा है, केरल है। आगे देखिए सुशासन सूचकांक की बात कर लें, सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात कर लें, 2021 में जो जारी किया गया है, इसमें प्रथम स्थान पर किसको रखा गया है, प्रथम स्थान पर आप देखेंगे तो गुजरात को रखा गया है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र को रखा गया है, तीसरे स्थान पर गोवा को रखा गया है, और बिहार का तो कोई स्थान ही नहीं है, इसे ग्रुप बी में रखा गया है। ग्रुप बी बना करके ए और बी बनाया गया है, ग्रुप बी में रखा गया है, जो गुड गवर्नेंस में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो महिलाओं को विवाह जो है 18 से बढ़ाकर कितना किया गया, 21 वर्ष किया गया। 18 से बढ़ा कितना कर दिया गया, 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष कर दिया गया है। देखिए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजनाएं, श्रेष्ठ योजना किससे संबंधित है, तो श्रेष्ठ योजना बिल्कुल याद रखिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति मेधावी छात्र के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए है। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो भी SC ST के छात्र होंगे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे श्रेष्ठ योजना भारत में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो वहाँ पर जा करके आवासीय शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, देखिए GI टैग से संबंधित है, कहता है मिथिला मखाना GI टैग किसको दिया गया था। मिथिला नाम सुन करके ही आप बिहार लगा दीजिएगा, बिहार को ही दिया गया है। बिहार में कई जो है सो आपको जर्दालू आम हो गया, कतरनी चावल है, ये सब जो है सो बिल्कुल प्रसिद्ध है। टाइम मैगजीन 2021 के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, एलन मस्क को चुना गया। एलन मस्क जो कौन सा टेस्ला कंपनी के क्या है, CEO है एलन मस्क। हाल ही में बात करेंगे, हाल ही में
किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो सभी प्रारूपों से हरभजन सिंह लिया है, ठीक है। हरभजन सिंह के द्वारा लिया गया है सभी प्रारूपों से संन्यास। भारत में वन स्थिति की जो रिपोर्टें हैं, रिपोर्ट के अनुसार जो है आपको देखेंगे, कहता है जो सबसे अधिक जो है बनावरण वाला बनावरण नहीं, ये देखिए ध्यान से देखिए, कहता है जो सर्वाधिक वन वृद्धि की बात हो रही है। वन वृद्धि की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुआ है। सबसे अधिक वन की बात करें तो मध्य प्रदेश में, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखेगा। गोवा में सबसे कम वन है। आगे देखिए 75, भारत में वर्तमान भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो कैमा होगा? देखिए 14वें राष्ट्रपति आपके जो है वो है रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी 14वें हैं। तो अगला जो चुनाव अभी हो रहा है, जो कि अभी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो कि 30 तारीख तक, शायद अंतिम 29 तारीख तक है जो है सो नामांकन की प्रक्रिया, या 30 तारीख तक, 2 तारीख तक नाम वापस लेना है, और संभवतः 15 जुलाई को जो है उसका चुनाव का ये है चुनाव होगा, और 18 जुलाई को जो है पूरी तरीके से उसका मतगणना हो जाएगा। तो कौन बनेंगे राष्ट्रपति? तो ये 15 में आपके डी ऑप्शन होने चाहिए। आइए बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब 75 सामान्य अध्ययन के बाद देखेंगे 76 से लेकर के 150 तक पूरी तरीके से डीएलएड आधारित प्रश्न को देखेंगे। डीएलएड आधारित प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? कहता है कौन सा शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो सबसे पहले आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चूंकि आपको पूरी 150 प्रश्नों को देखना है, इसलिए हम फटाफट प्रयास करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बता दें। देखिए आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे, देखिए यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। कैसे? देखिए स्पष्ट है यहाँ पर कि आराम के लिए जगह बनाना, और जगह अच्छे होंगे, जगह जहां पर बच्चों को एकदम आनंद वातावरण मिलेगा, आराम मिलेगा, तो वहां पर बच्चे संवाद कर पाएंगे। और जब बच्चे संवाद करेंगे तो बच्चे क्या होंगे? ये पूछताछ के माध्यम से सीखेंगे। यानी इसको आप कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का एक उदाहरण हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 76 का ए हो जाएगा। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? यानी समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा कक्षा है? अब बिल्कुल सीधा देखिए, हम ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला देख लीजिए, सी नंबर आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा। वह कक्षा जिसमें खुली विधि कोने हो, ठीक है, खुली गतिविधि करने के लिए स्थान हो, मतलब विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली तथा मतलब सेल्फ में रखी हो, और जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। देखिए बच्चों को एकदम खुला मानसिकता के साथ जो है सो खुली वातावरण मिलेगी, जहां पर बच्चे एकदम बाल साहित्य के साथ अच्छी अच्छी चीजें उसको पढ़ पाएंगे, बच्चे गतिविधि के माध्यम से सीख पाएंगे। तो ये आपका सबसे सही सटीक आंसर होगा। अगर देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये कौन सा है? बिल्कुल आप देखेंगे आपका जो ऑप्शन बी कहता है, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? सो देखिए बी नंबर जो ऑप्शन कहता है, क्या कहता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन के संदर्भ में से एक है। यानी कक्षा में उपलब्ध जो संसाधन है, ठीक है, ये पाठ्य पुस्तक क्या है, उसकी भूमिका क्या है? जो कक्षा में उपलब्ध संसाधन है, उसी संसाधन या सामग्री में से ये एक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 79 क्या कहता है? एनसीएफ की बात कर रहे। देखिए एनसीएफ जो है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, जिसको हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि ये एनसीएफ जो है बिल्कुल रचनावादी है, ठीक है। क्या है? रचनावादी है। बच्चों को बिल्कुल शून्य में नवाचार देख रहे हैं ना, रचनावादी एकदम बिल्कुल बच्चे अपने में संज्ञानात्मक, मानवतावादी, व्यवहारवादी, ये सब चीजें अब जो है सो पीछे चल गई। अब बिल्कुल क्या आ गया? रचनावादी का युग आ गया है। आप देखिए अगला कहते हैं कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित कब समझा जा सकता है? तो कब? जब वे शिक्षक से क्या है? स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हो। यानी जब कोई भी समस्या होता है तो उस पर जो है स्पष्ट चीज़ों को जानकारी प्राप्त करने हेतु यदि बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो कह सकते हैं कि बच्चे प्रेरित है, ठीक है। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा हो सकता है? तो बिल्कुल आप देखेंगे जो शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियां है, पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की मदद करनी चाहिए, ठीक है। शिक्षक बिल्कुल वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बातचीत करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, और उसको उन चीज़ों को बातचीत करने में पूरी मदद भी करनी चाहिए। तो ये सबसे अच्छा है, उसको कह सकते हैं अधिगम में सुधार वाली बात है। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 82 नंबर है अनुशासन जो अधिगम वातावरण के महत्वपूर्ण क्या है? में एक महत्वपूर्ण तरह की मदद करता है। अनुशासन के बारे में कह रहा है, जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण तरह की मदद करता है। अनुशासन बिल्कुल है ही जो मदद करता है हमेशा की नहीं। तो इसमें अब क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल देखिए बच्चों को अपनी कक्षा में विनियमित, ठीक है, विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए जो बच्चे बिल्कुल नियमित तौर पर
तौर से आते हैं कि नहीं आते हैं, बच्चे नियमित तौर पर कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं, इन चीज़ों का मॉनिटरिंग करना ही तो अनुशासन है ना। और क्या है आगे देखिए, अनुशासन का मतलब ये थोड़े होता है कि डंडा चलाना, पिटाई करना, मारपीट करना, इसको अनुशासन में नहीं लिया जा सकता है ना। आगे देखिए, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अनुवांशिकता की बात हो रही है, पर्यावरण की भूमिका की बात हो रही है, इन दोनों में अगर देखेंगे तो कौन सा कथन सत्य है वो पूछा जा रहा है। बिल्कुल आप बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ नए अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। विकास के कुछ जो पहलू है वो अनुवांशिकता और नए वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए 84 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल पियाजे ने कहा था कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये बातें पियाजे ने नहीं कहा था, ठीक है। निरंतर अभ्यास की बातें उन्होंने कहा था, पर्यावरण पर सक्रियता की बात की थी, गुणात्मक चरणों के बारे में, गुणात्मक चरण के बारे में भी कहा था, लेकिन निरंतर अभ्यास पर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। कौन जो है विचार की सीमा नहीं है, बिल्कुल सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो प्रतीकात्मक विचार का विकास है ये इसकी सीमा नहीं है। देखिए डैश के अलावा कहा जाता है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा यह बात जो है यह क्या है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। क्या है, खेल जो है युवा को, बच्चों को विकास के लिए समय भी बीतता है और खेल में बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक दूसरे को मदद करने की बात होती है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, कई तरह के विकास होते हैं खेल में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर जो है आमंत्रित करता है। कौन प्रश्न इसमें है जो गंभीर रूप से बच्चों को आमंत्रित करता है। देखिए विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं, यानी प्रश्नों को विभिन्न तरीकों से कैसे हल कर सकते हैं, ये बातें जो है इसको क्या करता है, आमंत्रित करता है। आगे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सा विकल्प है जो प्रगतिशील शिक्षा का अच्छा वर्णन करता है। तो बिल्कुल करके सीखने की बात जब आती है, परियोजना विधि जब आता है, सहयोग से सीखने की बात जब होती है, तो बिल्कुल समझ लीजिए ये क्या है, एकदम प्रगतिशील शिक्षा का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण हो गया। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा क्या है, स्वयं ही जीवन है। यह कौन सा वाक्य जो है सो आपको बताता है। बिल्कुल देखिए स्कूलों में क्या होता है, स्कूलों में सामाजिक, शिक्षा और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित किया जाता है। जब आप शिक्षा स्वयं ही जीवन कैसे है, शिक्षा से जोड़ करके आप प्रकृति को जानते हैं, शिक्षा को जोड़ करके आप समाज को जानते हैं, शिक्षा से जोड़ करके शिक्षा को तो आप जानते हैं, तो प्रतिबिंबित करने का तात्पर्य यहाँ पर हो गया स्वयं ही जीवन है। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो शिक्षा समाज और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करना। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, जो कोलबर्ग का सिद्धांत कहता है कि योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। देखिए कोलबर्ग के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, बिल्कुल आपको जाना होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उनके संज्ञानात्मक सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, सहयोग का समर्थन किया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 91 देखते हैं, 91 क्या कहता है, देखिए निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का जो क्षेत्र है वो क्या संदर्भित करता है, तो इसमें आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी के पास। डी कहता है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे स्वयं के सही के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हो, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक उभयलिंगी व्यक्ति जो है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। जब उभयलिंगी व्यक्तित्व की बात आती है तो बिल्कुल आपको जानना चाहिए कि जो आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता हो, दोनों। ठीक है, मर्दाना जो उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन हो। आगे देखिए, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किस चीज़ को छोड़ करके, क्या ट्यूशन, क्या मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, किसको छोड़ करके सब में जो है सो लिंग की भूमिका का निर्वहन करते हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह एक है। यह है कि क्या है, मानकीकृत की जब बात करते हैं तो वो मुख्य धारा की बात आ जाती है। ठीक है, जब मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह जो है क्या होता है, पक्षपाती होता है। ठीक है, पक्षपाती है।
मानकीकृत परियोजना परीक्षणों की आलोचना में से यह कौन सा एक है? तो ये है आपको बिल्कुल जो वे मुख्य रूप से क्या हो, मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए ये क्या हो जाते हैं, पक्षपाती हो जाते हैं। एकाधिक, देखिए एकाधिक की बात कर लेते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? क्या प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, या बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, या बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, या पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है? कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको बिल्कुल जाना पड़ेगा सी ऑप्शन के साथ कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? तो अभी जो है आपका ये बता देंगे, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर एकदम बिल्कुल आसान आंसर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है, अस्टर्न के द्वारा दिया गया था। बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? अस्टर्न के द्वारा दिया गया था। देखिए सृजनात्मकता की अवधारणा जो है अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता की अवधारणा से संबंधित क्या माना जाता है? बिल्कुल सृजनात्मकता की बात जैसे ही होगी तो विविध सोच विकसित होंगे। अब बच्चे अपने मन से कुछ कार्य कर रहे हैं, चीज़ों को सोच समझ करके कार्य कर रहे हैं, तो विविध सोच तो विकसित होगी। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसके नियम के अंतर्गत बताया जाता है, बताएंगे जरा, किसके नियम के अंतर्गत? तो बिल्कुल ध्वनि संबंधी जो नियम होते हैं उसके तहत बताए जाते हैं। भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन किसके द्वारा? तो ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दिव्या जो है अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर विभाजित करके वो आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है, क्या करती है वह? क्या क्रियात्मक जड़ता का नियम का, या क्या करती है कम करने की विधि का, द्वितीय हस्तांतरण विस्तारण विधि का, या उपलक्ष्य विश्लेषण का? क्या हो जाएगा आपका आंसर? बिल्कुल उपलक्ष्य विश्लेषण विधि हम कह सकते हैं इसको। क्या कहते हैं? उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का जो है यह प्रयोग कर रही है। अब कैसे कर रही है? आप चीज़ों को टुकड़ों में बांट रहे हैं, हिस्सों में बांट रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके अब कार्य को आसान बना रहे हैं। जैसे तो यानी आपका जो लक्ष्य होगा उसको प्राप्त करने के लिए आप जिस विधि का उपयोग कर रहे हैं ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए देखिए कहता है क्वेश्चन क्या, महिला और पुरुष की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। क्या बताता है? तो जो आपका महिला और पुरुष के लिए जो होता है वो लिंग का अवतरण जिसको हम कहते हैं, सामाजिक लैंगिकता जो है उसका अवतरण, ये समाज के ही दिया हुआ कि ये लिंग भेद किया जाता है कि ये कार्य कर सकते हैं और ये कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समाज के द्वारा ही तय किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना कौन है? तो ये आपका जो है आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा कि बुद्धि लब्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि विद्यमान रहती है, जिसमें क्या होती है? पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना कम है? कौन से युग्म के सही होने की संभावनाएं कम है? तो यहाँ आप किसके साथ आएंगे? बिल्कुल डी ऑप्शन के साथ आएंगे। बाकी सारे के सारे सही हैं और इसके सही होने की संभावनाएं कम है कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। यह BF स्किनर ने कहा था। कौन कहा था? BF स्किनर ने कहा था कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन 103 नंबर। अब यहाँ देखिए कहता है सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संतति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती है? अब यहाँ देखेंगे क्या कहलाती है, तो बिल्कुल याद रखेंगे जो जेंडर की भूमिका है रूढ़िबद्धता वाला, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, सामाजिक भूमिका के कारण न जीव वैज्ञानिक संतति के कारण सौंपी गई है, यह विशिष्टता बिल्कुल जेंडर भूमिका की रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगर देखिए 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक है? अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक कौन सा है? बिल्कुल आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका जो है वो कह रहा है कि शिक्षकों को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। यानी अपनी संज्ञानात्मक शैली की तो पहचान होनी ही चाहिए, साथ ही साथ शिक्षार्थी जो बच्चे हैं उनके संज्ञानात्मक शैली की भी पहचान होनी चाहिए। यानी ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। किसके अतिरिक्त? देखिए किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देती है। यानी किसको जो है सीखने के रूप में आकलन का बढ़ावा देती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? तो जितना संभव हो शिक्षार्थी का लगातार परीक्षण लेना का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है इंटरव्यू लेते रहें, बच्चे का टेस्ट लेते रहें, लेकिन आप जो भी चीज़ें बता रहे हैं कक्ष के अंतर्गत जो भी चीज़ों का वर्णन हो रहा है उन सभी चीज़ों पर बच्चों को हमेशा टोक करके जानकारी उससे लेते रहना चाहिए। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो यह किसके समान होता है? अब बावर्ची जब खाना बनाता है आपको पता ही
चाहिए तो चख करके देखता है कि इसका स्वाद कैसा है, स्वाद ठीक ठाक है कि नहीं, जिस लाइक हमने बनाया है क्या उस पर खरा उतर रहा है कि नहीं। तो ये आपको देखिए सीखले के आकलन पर ये क्या कहते हैं, ये निर्भर करता है, सीखले के आकलन के समान है। तो उसे सीखता है कि नहीं ये इसमें नमक थोड़ा सा कम है, आगे इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इसमें तेल ज़्यादा है या कुछ भी जो भी है, ठीक है, मसाला ज़्यादा है जो भी है। अंतरपरक अनुदेशन क्या होता है, देखिए अंतरपरक अनुदेशन की बात जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पर, यहाँ देखिए कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरा करना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर आवश्यकता पूरा कीजिए तो अंतरपरक अनुदेशन के तहत आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। देखिए निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम उत्पन्न हो सकती है, किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम उत्पन्न हो सकती है। क्या शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन करना, मंद बुद्धिता या शैशव काल के समय दिमागी बुखार। क्या आएगा आपके समझ में क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल याद रखिएगा शिक्षक के समय शिक्षण शैली, इसको जो है बिल्कुल ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है तो समझ लीजिए एक बार और। अतिरिक्त कहता है किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम उत्पन्न हो सकता है, शिक्षण की शिक्षण शैली के अतिरिक्त जो होगा इन सभी के द्वारा जो है कहीं न कहीं आपको अधिगम उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। आगे देखिएगा कहता है हम एक समावेशी विद्यालय किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। यानी समावेशी विद्यालय की जब भी बात होती है, हमने कक्षा में आपको कई बार बताया है समावेशी विद्यालय किस प्रकार के होने चाहिए, उसके क्या क्या कार्य होने चाहिए, उसके क्या क्या दायित्व होने चाहिए, सभी के बारे में हमने बताया। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। कहता है क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। बिल्कुल विश्वास तो करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है जो नहीं करना चाहिए, लेकिन सब में से जो बेस्ट आंसर होता है उसे हमें चुन करके देना होता है। क्या अधिगम योग्य परिवेश योजना बनाने और उससे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल करने के लिए उचित तरीकों से, बिल्कुल आप यहीं पर आ जाइए, देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष तरीके से देखभाल होना चाहिए, देखभाल करने के लिए उचित तरीकों से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं, सामान्य बच्चों से अलग करके उनको जो चीज़ें कमी है, जहाँ पर समस्याएं हैं उसको हम लोग देखने का कार्य करते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन है, प्रतिभाशाली कौन होता है बताइए। क्या अभिसारी चिंतन वाला होता है, क्या अपसारी चिंतन वाला होता है, बिल्कुल अपसारी चिंतन वाला होना चाहिए। जो अपसारी का मतलब होता है फैलाव, अधिक से अधिक दूर दूर तक सोच रखता हो, वो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हो सकता है। देखिए बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है, या किसके द्वारा, देखिए बेंडूरा के द्वारा जो है, एल्बर्ट बेंडूरा जो है, इसके द्वारा ये बातें बताई गई थी, ठीक है। शिक्षार्थी फैशन शो, देखिए शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स के अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल फैशन शो देख करके मॉडल का अनुकरण करता है। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है, क्या कहा जा सकता है बताएंगे जरा, क्या बताएंगे। प्राथमिक अनुकरण कहेंगे, क्या गौण आकरण कहेंगे, क्या समाजीकरण अधिगम कहेंगे, या सामान्यीकरण कहेंगे। बिल्कुल देखिए सामान्यीकरण कहेंगे। चीज़ों को आराम से देखना, कॉपी करना, ये बिल्कुल सामान्यीकरण में आ जाता है। देखिए यदि क्या है अगला, देखिए यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं, ठीक है, करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताएंगे जरा। क्या होना चाहिए, क्या यही होना चाहिए। बिल्कुल हमें लगता है यही होना चाहिए। एकदम स्पष्ट है, यहाँ पर क्लियर है कि बच्चे जब गलती कर रहे हैं बार बार तो उनको अनुदेशन कार्य में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसको किस तरह से समझाया जाए, समय सारणी में बदलाव कर दिया जाए, बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए। हो सकता है कि अगल बगल के बच्चे उसको कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हो सकता है, कई बातें हो सकती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है अगला कहता है देखिए कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। यानी कुछ तकनीक कौन से हैं जो आपको परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकता है। कौन है जो चिंता को दूर कर सकता है बताएंगे जरा। तो परिणाम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचिएगा तो हमेशा चिंता आएगा। परिणाम के बारे में मत सोचिए, एकदम तैयारी करते रहिए, बात खत्म है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रतिक्रिया, अगला है क्या है, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। प्रक्रिया का विलोप हो जाना किसके बाद, आंशिक पुनर्बलन है। देखिए आंशिक पुनर्बलन, यदि सही ढंग से आपको मोटिवेट नहीं किया जाएगा तो यदि आंशिक रूप से आपको पुनर्बलन किया जाएगा तो कहीं न कहीं प्रतिक्रिया का विलोप हो जाना यह एकदम अधिक कठिन हो जाता है, ठीक है, प्रक्रियाएं विलोप हो सकती है। अब यदि किसके
किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? तो शिक्षार्थी को व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके, शिक्षार्थी का जो अपना प्रयास है, जो अपना व्यक्तिगत, वो क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, कितना कर सकता है, इस चीज़ को यदि हम प्रोत्साहित करें तो बिल्कुल निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। देखिए, निम्नलिखित में से किसका मिलन उचित है? क्या शारीरिक विकास वातावरण से, क्या ठीक है, या संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता पर डिपेंड करता है, या सामाजिक विकास वातावरण पर है, संवेगात्मक विकास वातावरण पर है? किसका मिलन उचित है, ये कह रहा है। क्या कह रहा है? किसका मिलन उचित है। तो हमें जो लग रहा है, देखिए सी आपका है, जो सामाजिक विकास है वो वातावरण से संबंधित है। तभी तो वातावरण यानी आपके अगल बगल के आस पड़ोस के हाव भाव कैसे, बातचीत करने का तरीका कैसे है, उसी से तो सामाजिक विकास होता ही है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित होता है? यानी किसके अतिरिक्त कहता है, यानी ऑप्शन छांटने की बात हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? ऑप्शन छांटने की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन डी आ जाएगा आपका कि हम उम्र के साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। ये इसके अतिरिक्त जो है सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। लेकिन हम उम्र की बातें जब भी आती है तो वहाँ पर बच्चे जो है सो बिल्कुल सब कुछ से फ्री हो जाते हैं और वहाँ पर वो अपना कार्य अपने ढंग से करने लगते हैं। प्रतिभाशाली कहता है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए? प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को बिल्कुल ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है। कैसे? ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। बिल्कुल, जो विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं वैसे ही सहयोग की आवश्यकता होती है। किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? देखिए, क्या आनुवांशिक रचना की वजह से, वातावरणीय अभिप्रेरणा की वजह से, मनोसामाजिक कारकों की वजह से, या एक और दो दोनों के संयोजन से? किसके द्वारा हो जाएगा आपका। ठीक है, किसके साथ आएंगे? बिल्कुल आपको देखिए एक और दो दोनों के साथ जाना पड़ेगा। वातावरण भी और आनुवांशिक रचना भी दोनों प्रतिभाशालिता को प्रभावित करती है। आइए देखिए 121 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कहता है? बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? बच्चों के सीखने कहिए और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण की बात जब होती है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल याद रखिएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। जब बच्चों को आप छूट दीजिएगा क्या सीखना है, कितना सीखना है, कैसे सीखना है, तो वह बच्चे क्या करेंगे? सीखने और सुनने के अधिगम में बिल्कुल उसके अनुकूल वातावरण बनेगा और वो बहुत अधिक जो है सो आगे तक बढ़ सकता है। क्या गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? तो डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। डिस्प्रेक्सिया हो जाता है। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया आप लोग बताएंगे कि डिस्कैलकुलिया यानी बी ऑप्शन जो है ये डिस्कैलकुलिया, ये जो है किस चीज़ की कमी की वजह से इसको हम डिस्कैलकुलिया की श्रेणी में रखते हैं, आप लोग हमें बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 123 देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता है, क्या है अधिगम निर्योग्यता? एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है। कौन सी अवस्था है? बिल्कुल एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक चर अवस्था है। आगे देखेंगे, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? यानी समस्या समाधान की प्रक्रिया का एक चरण है, किसके अतिरिक्त कहता है? क्या समस्या को पहचानना, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों की खोजना, या परिणामों की आशा करना? क्या हो जाएगा? आप किसके साथ जाएंगे? बिल्कुल बी के साथ जाना होगा। समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के अतिरिक्त समस्या समाधान की सारी के सारी क्या प्रक्रियाएं हैं। समस्या की पहचान करिए, वो भी वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको समाधान कर सकते हैं। संभावित युक्ति की खोज लीजिए कि किस प्रकार से होगा। परिणाम की आशा करना, ये भी है आपका समस्या का क्या है, समाधान करने की प्रक्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 125 हमारा कहता है मानव रुधिर और विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? मानव का यानी रुधिर मतलब खून हो गया आपका, और विकास की समझ जो है यह किसके योग्य बनाती है? क्या बताएंगे किसके योग्य बनाती है? तो ये आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ठीक है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता को यह दर्शाती है। अगला देखिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है बिहार के संदर्भ में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI लगा लेंगे एकदम से। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से क्या सही है? पूर्व में 16 प्रकार की दिव्यांगता की चर्चा हुई थी, बिल्कुल ये गलत बात है। अब देखिए क्या सही है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है?
क्या सही है? तो यहाँ आप बिल्कुल कहाँ पर जाएंगे, ये 16 प्रकार की दिव्यांगता, अभी 21 प्रकार की दिव्यांगता है, और जब पूर्व की बात हो रही है तो बिल्कुल ये सही जवाब है। ठीक है, क्या सही है? तो सही है। देश में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का स्थान प्रथम है, ये भी सही बात है। एक एक प्रखंड में, एक एक अगर प्रखंड में देखेंगे तो कम से 600 लोग निकल जाते हैं, 5500 लोग निकल जा रहे हैं। ठीक है, 2016 में एक्ट बनाया गया कि जो दिव्यांग जन अधिकार नियम है उनको दिव्यांग व्यक्ति के बारे में प्रशिक्षण संबंधित है। ये 2016 वाला ठीक नहीं है, ए और बी दोनों सही है, ये दोनों सही है। ठीक है, आपको ए और बी सही है, यानी ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 127 देखेंगे, देखिए 127 नंबर क्या कहता है? कहता है राष्ट्रीय निःशक्तता नीति में यह लक्ष्य है कि प्रत्येक अक्षम बालक स्कूल तक अवश्य पहुंचे। इसे किस वर्ष तक प्राप्त करने की बात कही है, यानी कब तक प्रत्येक बच्चे विद्यालय पहुंचेंगे, इसके लिए नीति जो बनाई गई है वो कब तक के लिए है? तो 2020 तक की ही बात थी, बस 2020 तक की ही बात थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं लगभग उसको जो है मतलब कवर भी किया गया है, अभी भी कार्य चलते रहता है इस पर। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार में शिक्षा को लाया गया? 21A में लाया गया। किस में लाया गया? 21A में। संविधान किस में? 21A में। आपका हो जाएगा कितना? ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्या है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस स्तर के शिक्षक के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता की गई है? आवश्यकता पर बल दिया गया। बिल्कुल सही बात है। देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं, प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं, प्रारंभिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उनके लिए ये हो जाएगा। निःशक्त बालकों के लिए जो व्यक्ति के लिए जो अधिनियम 1995 बना था, उसमें अक्षम व्यक्ति के किस प्रकार के समायोजन की बात करता है? किस प्रकार से समायोजन की बात करता है? तो बिल्कुल देखेंगे कि समान अवसर देना, अधिकार संरक्षण करना, उच्च स्तर देना, बिल्कुल ये सभी हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे आपके आंसर। आगे बढ़ते देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 131 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2004 में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य हैं सर? तो यहाँ भी आप देखेंगे इसके क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ देखिए वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल सही है। 10 वर्ष से ऊपर की बालिकाओं को आवासीय, ये भी सही है। अब है घूमने वाली जातियों की बालिकाओं पर ध्यान करें, ये भी सही है। यानी आपको उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएंगे। आइए 132 देखते क्या कहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पक्षपाती लिंग जो है चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन करना, बालिकाओं का अस्तित्व एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना, बिल्कुल ये सही है एकदम। डी आपका आंसर यहाँ भी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे देखिए समाज में असमानता के बाह्य कारकों में किसे शामिल किया जाता है? असमानता की बात हो रही है तो आप देखेंगे जो प्रदेश स्तर की हो, सांस्कृतिक हो, भाषाई हो, सब में असमानता होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समता समानता कौन सा कथन सही है? समता समानता शिक्षा व्यवस्था के मुख्य सरोकार है, बिल्कुल सही है। सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, सभी को बराबर जो है सो चीज़ें मतलब उपलब्ध करानी चाहिए। समानता का अर्थ सभी तरह से समान होता है और समता का अर्थ औचित्य का सिद्धांत, बिल्कुल उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएंगे। आइए देखते हैं 135 नंबर। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है? यहाँ असत्य की बात हो रही है। देखिए 135 में क्या हो रहा है? यहाँ पे असत्य की बात हो रही है। तो यह मूल अधिकार है, ये सत्य बातें हैं। 84वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ये भी सत्य बातें हैं, जोड़ा गया। लेकिन अब आगे देखिए जो आपका सी ऑप्शन है, संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किया गया है। अब यहाँ देखिए भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं जो है सो क्या है, ये अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। ये भी बिल्कुल जो है सही बात है। यहाँ कहता है असत्य खोजने के लिए, आपको इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि जो RTE एक्ट है, देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में कौन असत्य कहता है ना? संविधान में ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ये सही है एकदम, आपको डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए भाषाई कौशल के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है? बच्चे के लिए क्या क्या आवश्यक है? बातचीत पर जोर देना, बातों को प्यार से कर सुनाना, अन्य बच्चों से बातचीत का मौका दिया जाना, इनमें सही उपयुक्त में से सभी, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से सभी करना। देखिए गणित के विद्यार्थियों के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? गणित के विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? बिल्कुल आप देख लीजिए यहाँ पर गणित के प्रयोग और महत्व को सीखना चाहिए, गणितीय आधार पर संवाद संप्रेषण करना चाहिए, गणितीय आधार पर तर्क देना चाहिए, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कई ऑप्शन आपके देखिए उपयुक्त में से सभी वाले आ रहे हैं। आइए 138 के क्वेश्चन को देखते हैं। 138 क्या कहता है?
जाता है। अमूर्त तथ्यों की तार्किक व्याख्या बच्चों के सीखने की विभिन्न अवस्थाओं पर आधारित है। वे अवस्थाएं कौन से हैं? तो 12 से 18 वर्ष है सर, ये आपका ए आंसर हो जाएगा। 12 से 18 वर्ष जो है तार्किक व्याख्या करने के लिए, जो आपको क्या होता है किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है, ये आपका बिल्कुल ध्यान रखना, ये हो जाएगा। हमारी प्रजाति लगभग कितने हैं, कितने हजार वर्ष पुरानी है? क्या 25,000 वर्ष पुरानी है, 90,000 वर्ष पुरानी है, 1,00,000 वर्ष पुरानी है, या 2,000 वर्ष पुरानी है? क्या हो जाएगा 139 में? तो 1,00,000 वर्ष पुरानी हमारी प्रजाति लगभग मानी जाती है, 1,00,000 वर्ष। 140 में देखेंगे क्या कहता है, समाज विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन नहीं किया जाता है? समाज विज्ञान में किसका नहीं करते हैं? क्या संस्कृत का नहीं करते हैं, इतिहास का नहीं करते हैं, भूगोल का नहीं करते हैं, राजनीति का नहीं करते हैं? तो क्लियर है भाई, एक में इसमें हो जाएगा संस्कृत भाषा के रूप में हम करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ क्या है? जब शिक्षक सहायक सामग्री की बात होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोचक बनाया जा सकता है, मनोरंजन होता है, सरल होता है, बिल्कुल सही बात है। बालकों के पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न होता है और शिक्षण में कुशलता आती है, यानी उपयुक्त में से सभी डी ऑप्शन आपके हो जाएंगे 141 के। 142 देखेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। बिल्कुल आप एक यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपको हमें लगता है कि ये सही बातें हैं। शिक्षण शैली में रोचकता उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है, और संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है, भाषा संबंधी कठिनाइयों को भी दूर करते हैं। क्योंकि प्रयोग जब ये सामग्री आ जाती है, सामग्री मतलब क्या होता है, फेस टू फेस हो जाता है, वो चीज़ों को देख करके वो प्रयोग के माध्यम से सीख रही है, तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, कौन नहीं है? देखिए, क्या विज्ञान नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, चित्र नहीं है, प्रक्षेपक नहीं है, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल विज्ञान जो है आपको शिक्षक सहायक सामग्री नहीं है, ये विषय है, ठीक है, ये क्या है? विषय है, यानी इसको आप कहेंगे पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या के रूप में इसका उपयोग होगा। आइए देखते हैं 144 नंबर क्या कहता है, शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का उद्देश्य क्या होता है? नाटक कराने से बिल्कुल आप ऑप्शन डी के साथ सीधे सीधे चल जाइएगा। 144 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या यही बात है? या देखिए अब देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नाटक विधा से परिचित कराना, विद्यार्थियों को रंगमंच से अवगत कराना, रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझना। बिल्कुल गलत बात है, हमने जो डी लगा दिया, चलिए हम वापस लेते हैं। आपको सी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, सिर्फ सी ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना, ये है नाटकीय कारण है, रोचक भी होना चाहिए, विषय वस्तु की समझ भी होनी चाहिए। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। कौन सा साधन नहीं है बताइए? क्या देखिए, रेडियो, भ्रमण, टेलीफोन, ग्रामोफोन, कौन सा हो जाएगा आपका? बिल्कुल आप देखिए, भ्रमण जो है, भ्रमण क्या है? श्रव्य शिक्षण सामग्री का ये साधन नहीं है। श्रव्य मतलब सुनना हो जाता है, भ्रमण देखना सुनना सब के अंतर्गत आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाते हैं जहाँ जो केवल क्या होना चाहिए? व्याकरणिक नियमों का अभ्यास करता हो। क्या होना चाहिए इसमें? तो बिल्कुल देखिए, सरल हो, सरल भाषा से युक्त होना चाहिए, बिल्कुल आपको सी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। आइए 147 नंबर क्या कहता है, देखते हैं 147 नंबर। अब यहाँ कहता है, श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का जो है, श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का जो तर्काधार है, इस तथ्य पर आधारित है। किस तथ्य पर आधारित है? तो बिल्कुल इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम बनाई जा सकती है। जब ये साधन कोई भी होता है तो उसके माध्यम से उसको आसान बनाया जा सकता है चीज़ों को, ठीक है, देख करके बच्चे समझ सकते हैं उस चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री कैसे नहीं होनी चाहिए? जो श्रव्य दृश्य सामग्री है वो कैसा नहीं होना चाहिए? बालकों को विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए। देखिए सी है, बालकों को विचलित करने वाली। या देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? तो बालक को विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, पाठ्यपुस्तक जो है वो भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? तो क्या हो जाएगा इसका आपका? बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में क्या क्या सहायता करती है? तो भाषा की जो विभिन्न छटाएं हैं, यानी जो कहानी के तौर पर आपको गद्यांश के रूप में, आप उसको कविता के तौर पर देखते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को देखते हैं, तो ये छटाएं जो विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। लास्ट देखते हैं 150 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। भाषा शिक्षण के ये है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है सर? तो बिल्कुल सुनिश्चित करता है कि बच्चे जो है प्रमाणिक लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने में क्षमता बढ़ा सके, प्रतिक्रिया की क्षमता बना सके या क्षमता रखे, ठीक है, यही हो जाएगा। चलिए साथियों, पहला दिन हमने 150 प्रश्नों का जो है सो वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप लोग को अच्छा लगेगा, जरूर से शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा हमें मदद करिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।